हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सिग्मा गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर में आज इस लेक्चर के अंदर में ईवीएस, ठीक है ना, जो आपका सीटेट में ईवीएस पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं ईवीएस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो सारा का सारा आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। और आपको इस एक वीडियो से अपने एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग बिल्कुल सीरियसली अच्छे से कवर करें और आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है इस वीडियो से, ठीक है। चलिए, पहले मैं अगर बात करूं इन्वायरमेंट की, ठीक है ना, ईवीएस की बात करूं। देखो, इन्वायरमेंट में क्या होता है कि इसके अगर हम कंपोनेंट की बात करें, इसके अगर हम फैक्टर्स की बात करें, इन्वायरमेंट के फैक्टर की बात करें, तो इसमें एक तो आपका आता है बायोटिक, जिसको आप हिंदी में कहते हो जैविक, बायोटिक जैविक, और दूसरा आता है एबायोटिक, जिसको आप हिंदी में अजैविक कहते हो, ठीक है ना, अजैविक। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि बायोटिक में आपके लिविंग्स आ जाते हैं, जैसे कि प्लांट्स है, जैसे कि एनिमल है, ठीक है, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, ठीक है, जीवाणु, ये सब किसके पार्ट हो जाएंगे? बायोटिक के पार्ट हो जाएंगे। जबकि एबायोटिक के पार्ट कौन हो जाते हैं? जैसे एयर है, सॉइल है, मिट्टी, ठीक है, माउंटेन है, वाटर है, ये सब किसका पार्ट हो जाता है? ये सब आपका एबायोटिक का पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ईवीएस के ये आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना, दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, तो एक एक करके अब सारे टॉपिक्स डिस्कस करना शुरू करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा लद्दाख के बारे में, ठीक है। लद्दाख पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया हुआ है बुक के अंदर में, और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ठीक है। देखो, जहाँ तक बात की जाए लद्दाख की, तो लद्दाख हमारे यहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी है, एक यूटी है, और ना ही सिर्फ ये यूटी है बल्कि हमारे यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट भी माना जाता है, ठीक है। लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। ये यहाँ पे एक ठंडा रेगिस्तान है, ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। लद्दाख में एक विशेष प्रकार की जनजाति रहती है जिसको आप चांगपा कहते हो, चांगपा। ये लद्दाख में रहने वाली एक विशेष प्रकार की जनजाति है। और इस चांगपा जनजाति की खास बात क्या है? चांगपा जनजाति की खास बात क्या है कि ये बहुत ही हाइट पे रहते हैं। ये आप समझ लो कि 5000 मीटर की हाइट पे ये रहना पसंद करते हैं, ठीक है। ये 5000 हाइट की मीटर पर रहते हैं। और ये जो चांगपा जनजाति है, ये इस हाइट पे क्यों रहते हैं अभी थोड़े बताता हूँ, ठीक है ना। तो ये जिन जगहों पे रहते हैं उसको चैंग थैंग कहा जाता है। ये जिस जगह पे रहते हैं उसको चैंग थैंग कहा जाता है। तो दोस्तों, चैंग थैंग का मतलब ही क्या होता है कि बहुत ही ऊंचा स्थान, ठीक है ना। अब ये ऊंचे स्थान पे क्यों रहते हैं? क्योंकि ये जो चांगपा जनजाति के लोग हैं, ये मेनली शिप एंड गॉट, ठीक है ना, ये भेड़ और बकरी का पालन करते हैं, तो यहीं पे ये रहते हैं। तो ये जितने ऊंचे स्थान पे रहेंगे, इनकी भेड़ बकरी में उतने ही ज़्यादा बाल होंगे और इनसे उनको उतना ही ज़्यादा ऊन मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये रहना पसंद करते हैं, ठीक है। और इनकी बात करें तो इनके पास जितने जानवर होते हैं, ठीक है ना, जो इनकी रईसी होती है, जो इनकी अमीरी होती है, रिचनेस, वो इनके जानवरों पे ही डिपेंड करती है कि जिसके पास जितना एनिमल होता है वो उतना ही ज़्यादा अमीर होता है। तो ये एक चांगपा जनजाति की खास बात है, ठीक है। अच्छा, चांगपा के टेंट, ये ना मतलब कि वैसे तो घुमंतू होते हैं, ठीक है ना। चांगपा जनजाति के लोग घुमंतू होते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो इनका जो टेंट होता है, जहाँ भी ये टेंट लगाते हैं रहने के लिए, तो उस टेंट को रेबो कहा जाता है, रेबो। इनके टेंट को रेबो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और रेबो के पास में ही एक जगह होती है जहाँ पे अपने जानवरों को रखते हैं, और उस जगह को लेखा कहा जाता है, लेखा। तो ध्यान रखेंगे कि रेबो जो है ये इनके टेंट का नाम है, और लेखा जो है जहाँ पे ये अपने एनिमल्स को रखते हैं उसको कहा जाता है, ठीक है। और इनकी एक और ख़ास बात है कि ये पश्मीना शॉल भी बनाते हैं, ठीक है। इनकी जो बकरियाँ होती हैं, देखो, पश्मीना इनकी एक खास बकरियों का नाम है, और उसी के ऊन से पश्मीना शॉल बनाते हैं, जो कि काफ़ी पतली होती है और बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। ये एक खास बात है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा बात करेंगे सिल्क वॉर्म के बारे में, रेशम के कीड़े के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है सिल्क वॉर्म। रेशम का कीड़ा। देखो, जब रेशम के कीड़े की बात की जाए, सिल्क वॉर्म की, तो सिल्क वॉर्म का जो साइंटिफिक नेम होता है, साइंटिफिक नेम जो इसका वैज्ञानिक नाम होता है, वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका बॉम्बिक्स मोराई। ये इनका साइंटिफिक नेम होता है रेशम के कीड़े का, ठीक है।
रेशम के कीड़े को मुख्यतः मलबरी ट्री, शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। मलबरी ट्री, शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। शहतूत के पेड़ के पत्तों को ही खाकर ये लोग रहते हैं और उसी के पत्तों को खाना पसंद भी करते हैं, ठीक है ना। तो रेशम के कीड़े के अगर जीवन चक्र की बात की जाए तो इसका जो लाइफ का सबसे जो इनिशियल स्टेज होता है उसको आप लार्वा कहते हो। फिर लार्वा थोड़ा सा बड़ा होता है तो ये बनता है प्यूपा, ठीक है ना। लार्वा बड़ा होके प्यूपा में डेवलप होता है। प्यूपा फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो ये बनता है कोकून, ठीक है। प्यूपा से कोकून बनता है और फिर कोकून और बड़ा होके एडल्ट बन जाता है, एडल्ट वयस्क बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रश्न है कि रेशम से हमें सिल्क वॉर्म से हमें रेशम की प्राप्ति किस स्तर पर होती है। तो आप ये कोकून देख रहे हैं, इसी स्तर पर सिल्क की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। जो रेशम की प्राप्ति होती है वो कोकून स्तर पर होती है। रेशम की खोज जो है सो चाइना में की गई थी। सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना, रेशम को चाइना के अंदर में ढूंढा गया था। तो ये जीवन चक्र याद रखेंगे आप, ठीक है। ये लाइफ साइकिल और कोकून स्तर पर रेशम का मिलना, ठीक है। बाकी जो रेशम के कीड़े की एक खास बात होती है कि जो इसका नर कीड़ा होता है वो अपने मादा पार्टनर को कई किलोमीटर दूर से भी पहचान सकता है, क्योंकि तो कीड़ों में एक खास बात होती है कि कीड़े ना एक विशेष प्रकार का गंध छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं गंध को कुछ कीड़े फॉलो करते हैं, लाइक जैसे चींटियाँ, एक के पीछे आप एक देखते होंगे, ठीक है ना। तो एक चींटी की गंध को दूसरी चींटियाँ अपने रास्ते के लिए, मार्ग के लिए फॉलो करती है। वही अगर आप इसमें देखोगे सिल्क वॉर्म में, तो जो मादा कीड़ा है वो एक स्पेशल प्रकार का गंध बनाती है जिसको नर कीड़े कई किलोमीटर दूर से भी पहचान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका सिल्क वॉर्म के बारे में था। चलिए आगे देखते हैं। अब सिल्क वॉर्म के बाद अगले पॉइंट पे आते हैं। तो अब अपना जो अगला पॉइंट होगा वो होगा आपका हनी बी के बारे में। अब हम मधुमक्खी के बारे में जानते हैं, हनी बी के बारे में। देखो मधुमक्खी जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। मधुमक्खी का साइंटिफिक नेम ये होता है एपिस इंडिका। एपिस इंडिका ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। और मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहते हैं। अगर हम इसके पालन की बात करें तो मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर कहलाता है। तो आपकी बुक में क्या दिया हुआ है कि एक जगह है बिहार के अंदर में, मुजफ्फरपुर। तो इस मुजफ्फरपुर में एक गांव है बोचाचा। तो इसकी कहानी दी हुई है कि ये जो मुजफ्फरपुर का गांव है बोचाचा, इट इज़ फेमस फॉर रेयरिंग ऑफ हनी बी। इसको मधुमक्खी के पालन के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की एक खास बात और है कि यहाँ पे लीची का भी उत्पादन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है ना। लीची यहाँ पे फेमस है और जो मधुमक्खी हैं वो लीची के फूलों का रस पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे मधुमक्खी को पालना काफ़ी आसान होता है, ठीक है। तो मधुमक्खी की बात करें तो मेनली जो मधुमक्खी है वो अक्टूबर से दिसंबर के महीने में अंडे देना पसंद करती है। मतलब अंडे जो देने का इनका कार्यकाल होता है वो अक्टूबर से दिसंबर होता है। तो आप यह भी कह सकते हो कि मधुमक्खी के पालन के जो सबसे सही समय होता है वो कब होता है, अक्टूबर से दिसंबर होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम मधुमक्खी के छत्ते की बात करें, बी हाइव की बात करें, तो बी हाइव से भी प्रश्न बनते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मक्खियाँ होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है क्वीन यानी कि रानी मक्खी, दूसरे होते हैं इसमें फीमेल वर्कर्स। सेकंड जो आपका होगा इसमें वो हो जाएगा फीमेल वर्कर्स, ठीक है। ये आपकी मादा मक्खी होती है, मादा मक्खी। और तीसरे जो इनमें होती है वो मेल ड्रोन्स होते हैं, नर मक्खी, मेल ड्रोन्स, नर मक्खी। तो इनमें खास बात क्या है कि आप जो क्वीन देख रहे हो ना, ये ओनली फर्टाइल बी होती है पूरे छत्ते के अंदर। क्वीन इज दी ओनली फर्टाइल बी, फर्टाइल फीमेल कह सकते हो कि जो अंडे देने वाली एकमात्र मादा होती है पूरे छत्ते में, वो रानी मक्खी होती है। और फीमेल वर्कर्स का काम क्या होता है? कलेक्ट नेक्टर्स, ये फूलों से रस एकत्रित करते हैं, ठीक है। बाकी एक ऐसा समुदाय है जहाँ पे मेल मक्खी का कोई काम नहीं होता, ठीक है। दे हैव नो स्पेशल वर्क, मेल ड्रोन्स हैव नो स्पेशल वर्क, इनका कोई विशेष कार्य नहीं होता, ठीक है ना।
तो ध्यान रखेंगे कि इनका कोई विशेष कार्य नहीं होता। तो ये कीड़ों में एक आपका सिल्कवर्म हो गया और एक ये मधुमक्खी हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दे रखा है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आपको एंड के बारे में बताया था। देखो कुछ ना कीड़े होते हैं जो सोशल इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सोशल इंसेक्ट की, सामाजिक कीड़े, तो सामाजिक कीड़े क्या होते हैं, जो ग्रुप में रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। सामाजिक कीड़े होते हैं जो समूह में रह के एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो इनमें कौन कौन से कीड़े आ जाते हैं, अगर हम कीड़ों की बात करें तो जैसे कि एंट एक सामाजिक कीड़ा है। हनी बी एक सामाजिक कीड़ा है, ठीक है। टर्माइट क्या होता है, दीमक एक सामाजिक कीड़ा है। इसके बाद लोकस्ट भी दल में रहता है। टिड्डा, देखो सामाजिक का मतलब यहाँ पे इस चीज़ से कि ये एक साथ दल में रह के एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यहाँ पे हमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे हमसे कोई लेना देना नहीं है इनका, ठीक है, ये अपनी बात कर रहे हैं इनकी। तो ये सोशल इंसेक्ट ग्रुप में रहते हैं। इसमें देखो एंट जो होते हैं ये भी एक स्पेशल टाइप का स्मेल क्रिएट करते हैं, और जो अदर एंट्स होती है वो इसी स्मेल को सूंघ कर अपने रास्ते को फॉलो करती है ना, इनके पीछे पीछे आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब जो हम अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे डेट विल बी मधुबनी पेंटिंग। अब हम मधुबनी पेंटिंग के बारे में जानेंगे। अगला पॉइंट है मधुबनी पेंटिंग। देखो ये जो मधुबनी है ना, इट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, तो ये बिहार के अंदर में एक ज़िला है और यहीं पे ये फेमस है मधुबनी पेंटिंग। देखो जो मधुबनी पेंटिंग है ना, ये मेनली आपका दीवारों पर, आंगन पर, इन सब में किया जाता है, ठीक है ना। दीवारों पर, आंगन पर, इन सब में मधुबनी पेंटिंग की जाती है। तो आप ये कह सकते हो कि एक तरह से म्यूरल पेंटिंग है, भित्ति चित्रकला है, मेनली ये म्यूरल पेंटिंग है। म्यूरल पेंटिंग होता है जो दीवारों पे की जाती है, तो ये एक भित्ति चित्रकला है, म्यूरल पेंटिंग है। और इस पेंटिंग में खासकर क्या होता है, याद रखने की फेस्टिवल्स वगैरह पर, फेस्टिवल हो गया या फिर कोई फंक्शन है, इन सब पे ये पेंटिंग की जाती है। तो ये पेंटिंग किससे रिलेटेड होता है, ये जनरली ह्यूमन से रिलेटेड होता है। फिश हो गया, इन सब की पेंटिंग बनाई जाती है। एनिमल्स हो गए, इन सब की पेंटिंग बनाई जाती है। और ख़ास बात इसमें यह है कि इस पेंटिंग में जो पेस्ट ऑफ राइस, चावल के पेस्ट का उपयोग किया जाता है। पेस्ट ऑफ राइस, चावल के पेस्ट का उपयोग करके इस पेंटिंग को बनाते हैं। बाकी और भी कलर के लिए फूलों का रस, ठीक है, हल्दी, टर्मरिक, नील वगैरह है ना, इन सब का भी उपयोग इसमें किया जा सकता है। तो इस तरह से ये मधुबनी पेंटिंग के बारे में एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, जो कि आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, कई बार पूछा भी गया है इसके बारे में, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग के बाद अब अगला पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे डेट इज कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कर्णम मल्लेश्वरी। चलो अगला पॉइंट है हमारा, कुछ बायोग्राफी वगैरह भी दिए हुए हैं बुक के अंदर, तो उनको भी डिस्कस करना जरूरी है, ठीक है। देखिए जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं, ये एक वेट लिफ्टर है, भारतोलक हैं, ठीक है। शी इज़ वेट लिफ्टर, ये भारतोलक है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं, शी बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। और इनके जो पिताजी हैं वो पुलिस में एक कांस्टेबल है, ठीक है ना। इनके फादर की बात की जाए तो ही इज़ अ कांस्टेबल इन पुलिस, ठीक है। और कर्णम मल्लेश्वरी जब सिर्फ 12 साल की थी, जब वो सिर्फ 12 ईयर्स की थी, 12 साल की थी, तब से वो वेट लिफ्टिंग कर रही हैं, तब से वो वेट लिफ्टिंग कर रही है, ठीक है, 12 साल की उम्र से। कर्णम मल्लेश्वरी अब 130 किलो तक का वजन उठा सकती हैं, ये इनकी एक खास बात है कि ये 130 किलो तक का वजन अब उठा सकती हैं। ये इंटरनेशनल इवेंट में 29 मेडल्स भी जीत चुकी है, ठीक है ना। अगर हम इंटरनेशनल इवेंट की बात करें तो अब तक इंटरनेशनल इवेंट में इनके नाम टोटल 29 मेडल हैं, ठीक है। और इनकी 4 बहनें हैं, शी हैज़ 4 सिस्टर्स, और चारों की चारों जो हैं वेट लिफ्टिंग ही करती हैं। सबसे खास बात है कि इनकी चारों की चारों बहनें जो हैं वेट लिफ्टिंग करती हैं,
ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है जो आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आई होप कि ये आपको कवर हो गया होगा। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट हम देखने वाले हैं वो है मेंडल के बारे में। अब हम मेंडल के बारे में जानेंगे। देखो, ये मेंडल की बात की जाए तो मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ही इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स क्या होता है, अनुवांशिकी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, की एक जनरेशन से अगली जनरेशन में विशेषताओं का परिवहन होना, स्थानांतरित होना, यह आपका जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, इसी में हम जेनेटिक्स में इन्हीं चीज़ों को हम पढ़ते हैं। मेनली जो जेनेटिक मटेरियल हमारे अंदर होता है वो डीएनए होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो मेंडल ने जेनेटिक्स के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है ना, देखो मेंडल के अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है 1822 में एक गरीब परिवार में हुआ था। सब गरीब ही होते थे पहले, ठीक है, और फिर बाद में अमीर बन जाते थे, बट ये अमीर नहीं बन पाए थे। ठीक है ना, क्योंकि इनको श्रेय ही नहीं मिला था जीते जी जेनेटिक्स का, है ना। लोगों ने कोई भाव ही नहीं दिया, कहा कि मैथ्स घुसा रखे हो तुम जेनेटिक्स के अंदर में। जब मर गए ये तो उसके बाद पता चला कि इनका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ठीक था, तब जाके इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स का दर्जा मिला। तो 1822 में इनका जन्म हुआ। मेंडल कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया नाम का एक देश है यूरोप के अंदर, और उसी के वियना के रहने वाले थे, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, देखो मेंडल वॉज अ प्रिस्ट इन चर्च। मेंडल जो है चर्च के अंदर एक पादरी थे, प्रिस्ट थे, और इसी चर्च के ग्राउंड पे इन्होंने मटर के पौधों पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? गार्डन पी के ऊपर किया था, मटर के पौधों पर किया था। ध्यान रखेंगे कि इनका एक्सपेरिमेंट गार्डन पी पे था, मटर के पौधों पर। देखो इनका एक्सपेरिमेंट पूरे 7 वर्षों तक जारी रहा, 7 वर्षों तक, 7 ईयर्स तक इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को जारी रखा। और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने टोटल 28,000 पौधों को उपयोग किए। इनका जो एक्सपेरिमेंट था टोटल 28,000 प्लांट्स पे था 7 ईयर्स के लिए। अब इन्होंने मटर का पौधा ही क्यों चुना? क्वेश्चन ये है कि मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना? देखो, एक तो मटर का जो लाइफ स्पैन होता है वो शॉर्ट होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन, जीवन काल कम होता है। ठीक है, दूसरा कि वेराइटीज़ बहुत होती है। जब आप जेनेटिक्स पे वर्क कर रहे हो ना तो वेराइटी बहुत मैटर करता है। तो किस में बहुत ज़्यादा होती है? वेराइटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इन्होंने इस पे वर्क किया था। ठीक है, चलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि आप ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं, अब थोड़ा सा गोलकुंडा के किले के बारे में जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। फोर्ट ऑफ गोलकुंडा, गोलकुंडा का किला। क्वेश्चन देखो यहाँ से भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो भैया गोलकुंडा किला कहाँ पर है? अब पहले आंध्र प्रदेश कहते थे, लेकिन आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग होकर एक नया राज्य बना जिसका नाम पड़ा तेलंगाना। तो इसी तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद जो है ये तेलंगाना का कैपिटल है। तो इसी हैदराबाद में ये गोलकुंडा का किला है। ठीक है ना, हैदराबाद से थोड़ा दूर पड़ता है, एक्चुअली 15 किलोमीटर वेस्ट पड़ जाता है। ठीक है, तो यहीं पे गोलकुंडा का किला है। तो क्वेश्चन ये है कि इसे किसने बनवाया था? तो गोलकुंडा का जो किला है वो ककातिया डायनेस्टी के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि गोलकुंडा का किला ककातिया साम्राज्य के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आया हुआ प्रश्न भी है, ध्यान देना जरा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, समझ आई बात? चलो जी, अब अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे थोड़ा सा गांधी जी के बारे में। ठीक है ना, यहाँ पे गांधी जी के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आपके एग्जाम में जो दिया हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड कुछ फैक्ट दिया है, उसको जानते हैं आपकी बुक के अंदर। सविनय अवज्ञा आंदोलन जानते हैं आप, इसको आप इंग्लिश में कहते हो सिविल डिसओबीडियंस
मूवमेंट। देखो ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की जो शुरुआत है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये गांधी जी ने अपने फेमस दांडी यात्रा के साथ की थी। दांडी मार्च जिसे कहते हैं, दांडी मार्च के साथ। तो गांधी जी का एक आश्रम था जिसका नाम था साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम, ये इनके आश्रम का नाम था। तो साबरमती आश्रम से इस यात्रा की शुरुआत हुई। दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से किस दिन हुई? तो ये शुरुआत हुई 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत हुई। और गांधी जी, दांडी गुजरात के अंदर एक गांव पड़ता है, एक कोस्टल विलेज है, तटीय, ठीक है ना, पूरा का पूरा तटीय गांव है, कोस्टल विलेज है। और यहीं पर गांधी जी जो है 6 अप्रैल 1930 को पहुंच गए और यहाँ पहुंचकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। तो ये नमक कानून को तोड़ा गया था गांधी जी के द्वारा, इसके अंतर्गत, दांडी यात्रा के अंतर्गत, ठीक है ना। तो उस समय अंग्रेजों ने नमक बनाने पर टैक्स लगा रखा था कि आप कंजप्शन के लिए भी अगर नमक बनाते हो तो आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी देखो, अगर हम ओशियन की बात करें तो ओशियन में भी सॉल्ट पाया जाता है। तो ओशियन में जो मोस्ट अबंडेंट सॉल्ट होता है, जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला नमक होता है महासागरों में, वो होता है आपका सोडियम क्लोराइड, जिसको आप NaCl भी कहते हो, NaCl, ठीक है ना। बाकी बुक के अंदर में डेड सी के बारे में भी दिया हुआ है, थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। देखो, डेड सी की अगर बात की जाए, डेड सी यानी कि मृत सागर की, डेड सी की, ये डेड सी आपका इजराइल के अंदर है, इजराइल में है, ठीक है। और डेड सी जो है, मृत सागर, ये मोस्ट सेलाइन में आ जाता है। इसकी सेलिनिटी सबसे ज़्यादा है, इसकी जो लवणता है वो सबसे अधिक है, लवणता सबसे अधिक मानी जाती है इसकी, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा लवणता है। इसके डेड सी के 1000, मतलब कि 1 लीटर पानी में, डेड सी की अगर हम बात करें तो इसके 1 लीटर पानी में 300 ग्राम लगभग नमक है। इसके 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक है। तो डेड सी में ना कोई डूबता नहीं है, क्योंकि इस नमक ज़्यादा होने से क्या होता है कि इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी इज़ हाई ड्यू टू सॉल्ट, हाई ड्यू टू हाई सॉल्ट लेवल, कि भैया लवणता ज़्यादा होने की वजह से डेंसिटी ज़्यादा है तो कोई डूबता नहीं है इसमें, ये खास बात है। इसलिए इसका नाम डेड सी पड़ा है, क्योंकि कोई भी इसमें जाता है तो वो मरा हुआ सा प्रतीत होता है, मृत प्रतीत होता है, इसलिए इसका नाम डेड सी रखा गया है, डेड सी पड़ा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब डिस्कस करेंगे विटामिन पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट, विटामिन से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, तो थोड़ा सा विटामिन के बारे में भी आप जानते हैं। देखो दोस्तों, ये जो टर्म विटामिन है, ये फंक नाम के एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। शब्द विटामिन की संरचना जो है, शब्द विटामिन, ये फंक नाम के एक व्यक्ति ने दिया था। अब इस विटामिन को ना आप 2 कैटेगरी में बांट सकते हो, विटामिन को 2 कैटेगरी में बांट सकते हो। कौन कौन से हो जाते हैं? एक होता है आपका वाटर सॉल्यूबल, यानी कि जल में घुलनशील, वाटर सॉल्यूबल, जल में घुलनशील। और दूसरा होता है फैट सॉल्यूबल, फैट सॉल्यूबल, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, ठीक। तो जो आपका वाटर सॉल्यूबल विटामिन है, इसमें 2 कैटेगरी आएगा, एक आएगा विटामिन बी एंड विटामिन सी। ध्यान रखेंगे कि 2 विटामिन हो गया, एक विटामिन बी और विटामिन सी जो वाटर सॉल्यूबल होता है, और जो भी विटामिन बच गया वो आपका सारा फैट सॉल्यूबल हो जाएगा। लाइक जैसे विटामिन ए बच गया, विटामिन डी बच गया, ठीक है, विटामिन ई बच गया, विटामिन के बच गया, ये सारे आपके फैट सॉल्यूबल विटामिन में आ जाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन मेनली यही है कि इन विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है हमारे अंदर, डिजीज़ होता है, और कई बार इनके साइंटिफिक नेम भी पूछ लिए जाते हैं। तो वही चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक कॉलम बना लेंगे, एक कॉलम में अपन विटामिन लिख लेते हैं, एक में साइंटिफिक नेम लिख लेते हैं, साइंटिफिक नेम, और दूसरे में हम डेफिशिएंसी डिजीज़ लिख लेते हैं कि इनकी कमी से रोग कौन से होते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए, देखो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल, और इसकी कमी से जो रोग होता है डेट इज नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। रतौंधी नामक रोग होता है इसकी कमी से, रात को दिखता नहीं है। ठीक है, एक और फैक्ट बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि अगर आप हमारे आंखों की बात करो, ठीक है, तो हमारी आंखों में दो तरह के सेल होते हैं। एक होता है बेलन कोशिका, रॉड सेल, और दूसरा होता है कॉन सेल, शंकु कोशिका। ठीक है, ये जो रॉड सेल होता है ना, ये हमें डार्क में देखने में हेल्प करता है। वही कॉन सेल एक तो कलर के लिए ज़रूरी होता है और दूसरा ये लाइट में देखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ना ये रॉड सेल के डेवलपमेंट के लिए, बेलन कोशिका के विकास के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। और अगर विटामिन ए की कमी होगी तो रॉड सेल डिस्ट्रॉय होगा, और जब रॉड सेल डिस्ट्रॉय होगा तो डार्क में देखने में दिक्कत होगी। ठीक है ना, वहीं कॉन सेल जो होता है वो कलर और लाइट के लिए होता है। ठीक है, अब देखो कुछ जीव जैसे आउल, आउल नाइट में एक्टिव होता है, रात को देखता है, क्योंकि आउल में होता ही सिर्फ रॉड सेल है, वो सिर्फ डार्क में देख सकता है। आउल के अंदर कॉन सेल होता ही नहीं कि वो दिन में देख पाए। ठीक है, और एक चीज़ और, जब कॉन सेल नहीं है तो कलर भी नहीं दिखेंगे। तो इसीलिए जो जीव नाइट को एक्टिव होते हैं ना, उनको हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट दिखती है। जो जीव नाइट में एक्टिव होते हैं उनको ब्लैक एंड वाइट दिखता है। ठीक है, उनको कलर नहीं दिखता। समझ आई बात। वहीं ज़्यादातर जो बर्ड्स होते हैं उनमें कॉन सेल होता है, तो वो इसलिए दिन में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे विटामिन बी की बात करते हैं। देखो विटामिन बी के कई कॉम्प्लेक्स होते हैं। विटामिन बी के ना कई B1, B2, B3, बट आपको उतना नहीं जानना, सीटेट में इतना आवश्यकता नहीं है आपको वो जानने की। ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन बी जो जरूरी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो विटामिन बी का साइंटिफिक नेम आपका थायमीन हो गया, जो आपको पढ़ना है। ठीक है, और इसकी कमी से रोग होता है बेरी बेरी नामक रोग विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है ना, वहीं बात करें अगर विटामिन सी की, तो विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से जो रोग होता है डेट इज स्कर्वी। स्कर्वी नामक बीमारी होती है विटामिन सी की कमी से। ठीक, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम कैल्सीफिरॉल होता है, और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? दो डिजीज़ आ जाएगा इसमें। एक तो रिकेट्स आ जाएगा जो कि बच्चों में होता है। रिकेट्स जो है ये बच्चों में होता है, और यही डिजीज़ अगर एडल्ट में हो, बड़ों में हो, तो आप इसको ऑस्टियोमैलेशिया कहते हो। सेम डिजीज़ है, अंतर सिर्फ इस चीज़ का है कि इस डिजीज़ को रिकेट्स कहा गया है बच्चों के अंदर, रिकेट्स कहा गया है बच्चों के अंदर, और बड़ों में इसी को ऑस्टियोमैलेशिया कहा गया है। ठीक है, वहीं अगर विटामिन ई की बात की जाए तो विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है टोकोफिरॉल। ध्यान रखेंगे, विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है टोकोफिरॉल, और इसकी कमी से जो रोग होता है डेट इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, बांझपन की समस्या होती है। ठीक है, विटामिन ई की कमी से। अच्छा, विटामिन ई को ब्यूटी, विटामिन ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती का विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, और एक और विटामिन आपका बच गया जो अगले पेज पे देख लेते हैं, और वो है विटामिन के। विटामिन के का साइंटिफिक नेम होता है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन इसका साइंटिफिक नेम होता है, और इसकी कमी से प्रॉब्लम क्या होती है? लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग या एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का नहीं बन पाता। तो रक्त का थक्का क्या होता है? अगर हमें चोट लग जाए तो हमारे बॉडी से एक्सेस ब्लीडिंग ना हो, इसलिए हमारे बॉडी में एक फिनोमिना है कि ब्लड क्लॉट हो जाता है और वो ज़्यादा रक्त के बहाव को रोकता है। लेकिन इसके लिए विटामिन के एक आवश्यक विटामिन है, और इसकी कमी से ही ये रोग होता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता। तो ये आपके विटामिन के बारे में हो गए। अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ, चलो अगला जो पॉइंट है अब वो मिनरल से रिलेटेड है, खनिज लवण। मिनरल से रिलेटेड है खनिज लवण। तो खनिज लवण के बारे में जानते हैं। सबसे पहले खनिज लवण में हम जानेंगे आयरन के बारे में। बुक के अंदर में आयरन पे फोकस किया हुआ है, लौह के ऊपर।
तो बहुत ही थोड़ा सा दिया हुआ है, इतना ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। सीटेट में यूँ नहीं है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, थोड़ा सा सिलेबस है। तो आयरन की कमी से एनीमिया होता है, एनीमिया और रक्तता, ठीक है, एनीमिया। दूसरा कैल्शियम, कैल्शियम भी एक, एनीमिया क्या होता है, खून की कमी, लैक ऑफ आरबीसी। एनीमिया में बता दूं आपको, लैक ऑफ आरबीसी होता है, ठीक है। और ध्यान रखना कि आयरन के कुछ सोर्सेज भी दिए हैं एग्जाम बुक के अंदर, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आया हुआ क्वेश्चन भी है ये कि आयरन के सोर्सेज क्या होते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है। अगर हम आयरन के सोर्सेज की बात करें तो जैसे कि जैगरी, गुड़, गुड़ आयरन का एक बहुत अच्छा स्रोत है, जैगरी। जैगरी के बाद स्पिनच, पालक भी आयरन का एक बहुत अच्छा स्रोत है। आंवला भी बुक के अंदर दिया हुआ है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो ये तीन जो है, गुड़, पालक और आंवला, ये अच्छे सोर्स माने जाते हैं आयरन के, जो कि ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक। चलिए, आयरन के बाद अगला पॉइंट है अब कैल्शियम। कैल्शियम, तो कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम की कमी से क्या क्या, देखो एक तो ना जितने भी मिनरल होते हैं हमारी बॉडी में, उनमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा होती है। ये मोस्ट अबंडेंट मिनरल होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो कैल्शियम की कमी से क्या क्या समस्या होती है, एक तो डिके ऑफ टीथ, दंत क्षय, ठीक है। बोन्स खराब हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, बोन्स वीक हो जाते हैं। इसको आप खासकर ऑस्टियोपोरोसिस कहते हो, इस डिजीज़ को ऑस्टियोपोरोसिस, कि कैल्शियम की कमी से बोन्स का खराब होना, ठीक है ना। और ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी कैल्शियम जरूरी होता है। तो एक प्रॉब्लम और होगी यहाँ पे, लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का ना जमना। तो अगर ब्लड क्लॉटिंग की बात की जाए तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के जरूरी होता है, और मिनरल में क्या जरूरी होता है, कैल्शियम जरूरी होता है। ये दोनों चीज़ें जरूरी होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक। मिनरल में एक आयोडीन और होगा, ठीक है। एक आयोडीन के बारे में और बता देता हूँ, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। देखो, आयोडीन की बात की जाए तो आयोडीन की कमी से हमारे अंदर ग्वाइटर होता है, घेंघा, ग्वाइटर, घेंघा। घेंघा क्या होता है, हमारे यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है, अबटू ग्रंथि, इसके अंदर सूजन आ जाती है, और इसी चीज़ को आप ग्वाइटर कहते हो, घेंघा कहते हो, ठीक है। चलिए, देखो अब इसके बाद अब मैं थोड़ा सा आपके ईवीएस में कुछ स्टेट्स के बारे में दिया हुआ है, तो उन स्टेट्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो पहले हम राजस्थान के बारे में जो दिया है इसके बारे में जानते हैं। देखो, आप सभी जानते हो कि राजस्थान एक डेजर्ट एरिया है, राजस्थान एक मरुस्थल क्षेत्र है, ठीक है, मरुस्थल क्षेत्र है, डेजर्ट एरिया है। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, यहाँ पे गर्मी जो बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पे जो घर होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं, मड हाउस, मड के बने होते हैं। यहाँ पे जो घर होते हैं वो मिट्टी के बनाए जाते हैं, और जो घरों की जो छत होती है, ठीक है, रूफ जो होता है वो आपका बुशेस, झाड़ियों से बना होता है, वही वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो घरों के जो छत होते हैं वो बुशेस, झाड़ियों से बने होते हैं। इसके बाद देखो, यहाँ पे क्या होता है, राजस्थान में एक ना टंका बनाया जाता है, टंका। अब ये टंका क्या होता है, ये वाटर, बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए ये टंका बनाया जाता है। तो जैसे मान लो कि ये घर है, ठीक है, तो जो घर की छतें होती है वो पाइप से एक अंडरग्राउंड हौदी से जुड़ा होता है, और उसी में बारिश का पानी इकट्ठा होता है, तो इसी को टंका कहा जाता है, ठीक है। ये राजस्थान में पाया जाता है आपका। बाकी राजस्थान में एक और वृक्ष पाया जाता है, खेजड़ी। तो थोड़ा यहाँ पे खेजड़ी के बारे में भी डिस्कशन करते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, खेजड़ी वृक्ष जो है ये डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। बाकी खेजड़ी की खास बातें क्या होती हैं कि इसके जो बीन्स होते हैं, बीन्स, उसका सब्जी भी बनाया जाता है, डिशेस बनाई जाती हैं, सब्जी खाई जाती है उससे, ठीक है। बाकी जो इसके लीफ होते हैं वो एनिमल्स द्वारा, जानवरों द्वारा एज अ फॉडर, मतलब कि चारे के रूप में उपयोग किए जाते हैं। बच्चे इसकी छाँव में खेलते भी हैं, और ख़ास बात कि इस पर कीड़े नहीं लगते, ठीक है ना,
खेजड़ी का जो वृक्ष होता है इस पे कीड़े नहीं लगते, नॉट अफेक्टेड बाय पेस्ट्स। तो ये भी इसकी एक खास बात है कि खेजड़ी के वृक्ष पर कीड़े नहीं लगते हैं और डेजर्ट एरिया में पाया जाता है ये। ठीक है, चलो जी अगला, अब थोड़ा सा रेगिस्तान में पाए जाने वाले ओक के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं, ओक के बारे में भी जानते हैं थोड़ा। नेक्स्ट है डेजर्ट ओक, रेगिस्तानी ओक। देखो ये जो ओक का पौधा है आपके एग्जाम मतलब बुक में जो मेनली दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में ओक का पेड़ खूब पाया जाता है, ओक का वृक्ष खूब पाया जाता है। इस वृक्ष की खास बात है कि इसकी जो जड़ें हैं ना वो 250 से 300 फीट तक अंदर जाती हैं। इसकी जड़ें 250 से 300 फीट तक अंदर जाती है पृथ्वी के अंदर, ठीक है ना। क्या करने के लिए? वाटर के लिए, जब तक इसको पानी नहीं मिल जाता, जल के लिए, वाटर के लिए। और इसकी एक और ख़ास बात होती है कि ये वृक्ष अपने स्टेम में, अपने तना में स्टोर्स वाटर, जल इकट्ठा करता है, संचित करता है, स्टोर्स वाटर, जल इकट्ठा करता है। और इस जल का जो उपयोग है वो स्थानीय लोग पीने के लिए करते हैं। इसमें पाइप डाल के और इसमें से वो पानी निकाल लेते हैं और पीने के लिए इसका वो उपयोग करते हैं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट, अब थोड़ा सा हांगकांग के बारे में दिया हुआ है, उसके बारे में जानते हैं। हांगकांग, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हांगकांग के बारे में कि देखो हांगकांग के जो लोग हैं वो सांप खाना पसंद करते हैं, स्नेक। ठीक है, वो सांप खाना पसंद करते हैं। एक क्वेश्चन हो गया कि सांप कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? हांगकांग के लोग खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सांप के जो बना डिश होता है उसको लिंग हु फेन कहते हैं, लिंग हु फेन, ये सांप का बना डिश होता है। ध्यान रखें, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला पॉइंट, अब थोड़ा सा कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर से दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कश्मीर से। देखो कश्मीर में क्या है कि चीज़ों को फ्राई करने के लिए या पकाने के लिए यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, सरसों तेल का उपयोग किया जाता है। तो वहीं यहाँ पे एक लड़की है जो कहती है कि ना, यहाँ पे एक लड़की है जो कहती है कि हम लोग सरसों तेल में पकी हुई मछली को खाना पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन एक दिन हम गोवा गए और गोवा में हमने फ़िश ट्राई किया, मछली खाई, तो वो कुछ डिफरेंट टेस्ट का था, उसका टेस्ट कुछ अलग था। ठीक है ना, तो अब यही यहाँ पे दिया है कि वो टेस्ट डिफरेंट क्यों था, क्योंकि गोवा में जो लड़की ने मछली खाई वो एक समुद्री मछली थी। ठीक है ना, वो एक, पहली बात तो समुद्री मछली थी, है ना, सी के अंदर पाए जाने वाला फ़िश था। और दूसरा बात कि वहाँ पे जो फ़िश को तला गया था वो कोकोनट ऑयल में तला गया था, कोकोनट ऑयल में, नारियल के तेल में तला गया था, इसलिए जो उसका टेस्ट था वो अलग था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो मनाली से दिया हुआ है। मनाली, देखो ये जो मनाली है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है, हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। ठीक है ना, यहाँ पे रेनफॉल भी अच्छी खासी होती है। और रेनफॉल के अलावा यहाँ पे और क्या देखने को मिलता है? स्नोफॉल, स्नोफॉल भी यहाँ ज़्यादा होता है, स्नोफॉल। तो यहाँ के जो हाउसेस होते हैं ना, घर होते हैं, वो आपको ज़्यादातर दिखेंगे कि वुड एंड स्टोन, पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। दोनों का उपयोग किया जाता है यहाँ पे घरों को बनाने के लिए मनाली के अंदर में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब अगला पॉइंट है केरल से। ठीक है, मनाली के बाद अब केरल के बारे में जानते हैं। तो केरल के बारे में क्या कहता है कि यहाँ पे एक तो क्या है कि बनाना, केले के पेड़ बहुत पाया जाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ के लोग ना दो चीज़ों को खाना बहुत पसंद करते हैं। एक होता है टैपियोका, टैपियोका, और उसके बाद कोई भी करी जो कोकोनट की बनी हो, नारियल की बनी हो, तो ये दोनों ये खाना पसंद करते हैं।
और ये दोनों ही चीज़ें केरल में इनके आंगन में ही उग जाती हैं, इनके आंगन में ही पाई जाती हैं, इनको कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता। तो एक तो टैपियोका खाना पसंद करते हैं और दूसरा नारियल से बनी, ठीक है, नारियल से बनी करी। चलो अगला पॉइंट अब असम से है। तो असम के बारे में क्या कह रहा है, असम में एक गांव है जिसका नाम है मोलन। तो असम के मोलन गांव की कहानी सुनाता है एक लड़का, कहता है कि असम एक हाई रेनफॉल एरिया है, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ये हाई रेनफॉल एरिया है, ठीक है, बारिश ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं ना, यहाँ पे जो हाउसेस बने होते हैं घर, वो ज़मीन से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, ठीक है। और इन घरों को बांस के पिलर पर बनाया जाता है, ठीक है, बांस के खंभों पर बनाया जाता है, ठीक है ना, बैम्बू पिलर्स पर इनको खड़ा किया जाता है इन घरों को। तो ये असम से संबंधित एक यहाँ पर कहानी है जो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आगे अब हम थोड़ा सा अगला जो पॉइंट है हमारा वेलक्रो के बारे में है। अब वेलक्रो के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो वेलक्रो क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो सैंडल वगैरह होती है, बैग वगैरह होता है, उनमें एक चेपी टाइप होता है जो चिपक जाता है, उखाड़ते वक्त चर आवाज़ करता है ना। तो उसमें एक हुक जैसा होता है, एक कॉटन जैसा होता है, तो उसी को वेलक्रो कहते हैं, ठीक है। तो ये बात 1948 की है, 1948 की बात है, ठीक है। एक जॉर्ज मेस्ट्रल नाम के एक आदमी थे, जॉर्ज मेस्ट्रल नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है। तो ये सुबह सैर से लौटे, सुबह ये मॉर्निंग वॉक करके लौटे। तो इन्होंने पाया कि इनके कुत्ते के ऊपर कुछ बीज चिपके हुए थे, ठीक है ना, कुछ सीड जो हैं वो इनके कुत्तों के फर पर चिपके हुए थे। तो जब इन्होंने उस सीड को, उस बीज को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, तो इन्होंने पाया कि उन बीज के ऊपर कुछ हुक्स थे, है ना, उनके ऊपर कुछ हुक टाइप थे जिनकी वजह से वो चिपक गए थे। तो यहीं से इन्हें वेलक्रो बनाने का आइडिया आया और इस तरह से इन्होंने वेलक्रो का निर्माण किया, ठीक है ना। और वेलक्रो का यूज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि कहाँ कहाँ होता है। तो यहीं से इन्हें ये आइडिया आया था। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं अब। तो अगला पॉइंट आप ब्रेल लिपि के बारे में जानते हैं। ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल लिपि। देखो ये लुई ब्रेल इनका नाम था, इनका नाम था लुई ब्रेल। और जो लुई ब्रेल है ये फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है, ये फ्रांस के रहने वाले थे। तो बचपन में ये अपने पिताजी के औजार के साथ, बचपन में ये अपने फादर के औजार के साथ जो है सो खेल रहे थे। तो आँख में इनके लग जाने के कारण इनकी आंखें चली गई, लेकिन इनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। तो यही जो लुई ब्रेल ने एक ब्रेल लिपि बनाई जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए होता है, ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि ब्रेल लिपि जो है वो 6 पॉइंट्स पे बेस्ड होता है, 6 बिंदुओं पर। ब्रेल लिपि ध्यान रखना कि 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। और आजकल तो अब ये कंप्यूटर के द्वारा भी टाइप किया जा सकता है, ठीक है ना। अब तो इसे कंप्यूटर के द्वारा भी टाइप किया जा सकता है। ये ब्रेल लिपि की एक खास बात है। अगले पॉइंट पे आते हैं अब। चलो अब अगला जो पॉइंट है वो हर्ड ऑफ एलिफेंट, हाथी के झुंड के बारे में जानते हैं जरा। हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, हाथी का झुंड। देखो अगर हम हाथी के झुंड की बारे में बात करें, हर्ड के बारे में बात करें, तो हाथी के झुंड में जनरली 10 से 12
10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं, ठीक है। 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स और बच्चे होते हैं, इसमें नर नहीं होते, एडल्ट नर नहीं होते। देखो नर जब 14 साल के होते हैं, जो मेल एलिफेंट है नर हाथी, ये जब 14 साल या 14 ईयर्स का होता है तो ये झुंड को छोड़कर चला जाता है, ये हर्ड को छोड़ के चला जाता है, ठीक है। एक जो एडल्ट एलिफेंट है, एडल्ट एलिफेंट, ये एक दिन में 100 किलोग्राम तक लीव्स कह लो या ट्विक्स, तिनका या पत्ते खा सकता है, ये इनकी खास बात होती है, ठीक है ना। बाकी हाथी की चमड़ी बहुत मोटी होती है, तो हाथी मड कीचड़ में खेलना पसंद करता है, ठीक है। और जो हाथी है अपने ईयर का उपयोग, अपने कान का उपयोग फैन के रूप में करता है, पंखा, ये अपने ईयर का उपयोग फैन, पंखे के रूप में करता है, ठीक है। पंखे जैसा उपयोग करके ये अपने आप को हवा देता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब कहानी जानते हैं मलेरिया की। नेक्स्ट कहानी है मलेरिया से रिलेटेड, अब इसके बारे में जानते हैं। देखो मलेरिया एक ऐसा रोग है जो प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से फैलता है, ठीक है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम, ये प्रोटोजोआ का नाम है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, इसी से ये फैलता है, ठीक है। तो मलेरिया का कारण क्या होता है, ये रोग, अगर हम इस रोग के वाहक की बात करें, वाहक यानी कि वेक्टर, कि किसके काटने से ये फैलता है, तो ये फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ये फैलता है, ठीक है, ध्यान रखना, फीमेल एनाफिलीज आ जाएगा इसमें। तो मच्छर हमसे कैसे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। मच्छर हमारे शरीर से कैसे अट्रैक्ट होते हैं, तो दो कारण होता है। एक तो पैर का गंध, जो हमारे फीट से स्मेल आता है, ये एक तो मच्छरों को अट्रैक्ट करता है। दूसरा हमारे शरीर से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड, एक ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ये दो मेन वजह है जिससे मच्छर हमसे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि मलेरिया और एनाफिलीज के बीच संबंध किसने ढूंढा था, मतलब किसने ये ढूंढा था कि एनाफिलीज मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है। तो ये एक व्यक्ति थे सर रोनाल्ड रॉस। सर रोनाल्ड रॉस ये इंडियन आर्मी में एक डॉक्टर थे तो ब्रिटिश, लेकिन इंडियन आर्मी में डॉक्टर थे। तो इन्होंने ही एनाफिलीज और मलेरिया के बीच में संबंध की खोज की थी, ठीक है ना, रोनाल्ड रॉस ने, ओके। और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए, इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। अब हम अगर मलेरिया के मेडिसिन की बात करें कि इसमें औषधि क्या उपयोग किया जाता है, तो मलेरिया के मेडिसिन को आप क्या कहते हो, मलेरिया में उपयोग होने वाला मेडिसिन जो है वो कहलाता है क्विनोन। क्विनोन, मलेरिया में क्विनोन नामक औषधि का उपयोग किया जाता है। और ये क्विनोन जो है एक विशेष प्रकार का पेड़ होता है, सिनकोना, सिनकोना, तो उसी सिनकोना की छाल से ये बनाया जाता है, ठीक है ना। इस क्विनोन का निर्माण सिनकोना नामक वृक्ष के छाल से किया जाता है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे के सारे मलेरिया के बारे में कई बार पूछा हुआ है एग्ज़ाम के अंदर, महत्वपूर्ण तथ्य है ये, ठीक है। चलो मलेरिया के बाद अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अब कुछ कीट भक्षी पौधों के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कीट भक्षी पौधे, देखो ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं ये हमारे देश में एक तो मेघालय में पाया जाता है, हमारे देश में मेघालय। दूसरा ये पौधे ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया। तो इन पौधों की खास बात क्या होती है कि ये अपना भोजन इंसेक्ट, कीड़े, फ्रॉग,
इन सब से प्राप्त करते हैं। तो इन पेड़ में क्या होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में क्या होता है कि इनमें ये एक ना पॉट शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, घड़े की तरह एक संरचना होती है, और ये एक लीफ है इसके ऊपर। तो इसमें जैसे ही कीड़े या फ्रॉग वगैरह आते हैं तो उसको ये झट से दबा लेते हैं, जकड़ लेते हैं उसको, ठीक है ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं। तो इस तरह से उनसे ही भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये जो घड़े जैसी संरचना होती है इनमें, तो इसीलिए इनको पिक्चर प्लांट भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पिक्चर प्लांट। इन्हें पिक्चर पौधे भी कहते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पिक्चर प्लांट। और ये जो पिक्चर प्लांट है ये काफ़ी रंग बिरंगे होते हैं, जिससे ये कीड़ों को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है ना, रंग बिरंगे होते हैं कीड़ों को, जिससे ये अट्रैक्ट कर पाते हैं, ठीक है। इनका एग्जाम्पल कुछ देख लो, जैसे इसके अंतर्गत आने वाला एक तो नेपेंथिस हो गया, दूसरा यूट्रिकुलेरिया हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आने वाले प्लांट्स है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, चलो अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी चीज़ें हमारे देश में कहाँ से आई, थोड़ा इसको चर्चा करते हैं, ठीक है। कौन सी चीज़ हमारे देश में कहाँ से आई। सबसे पहले सोयाबीन। देखो सोयाबीन हमारे देश में आई चाइना से। सोयाबीन का जो आना है हमारे देश में वो हुआ चाइना से, ठीक है ना। वहीं अगर हम पत्ता गोभी और मटर की बात करें, कैबेज और पी की बात करें, मटर, तो ये दो चीज़ें यूरोप से आई है, ठीक है ना। इनका आना भारत में यूरोप से हुआ है। और कॉफ़ी और भिंडी की बात करें, कॉफ़ी एंड ओकरा यानी भिंडी, तो ये हमारे यहाँ पे अफ्रीका से आई है, ठीक है। चिली की बात करें, मिर्च, तो ये साउथ अमेरिका से आई है, चिली जो है सो साउथ अमेरिका से आई है। वहीं अगर हम बात करें कि हमारे इंडिया का क्या क्या है, ठीक है ना, अगर हमारे अपने इंडिया देसी की बात करें कि क्या क्या है, तो इसमें क्या क्या आ जाता है आपका, एक तो परवल है, ठीक है, इसके बाद मूली है, मेथी है, टिंडा है, घिया है, टिंडा, घिया, ठीक है, ये सब ना इंडिया का ही है, ठीक है। तो ये कुछ सब्जियों का या फिर अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है जिसका दिया हुआ है कि कौन सा कहाँ से आना हुआ हमारे देश के अंदर। चलिए आगे देखते हैं अब। चलो अब जानते हैं कालबेलिया के बारे में। अगला जो पॉइंट है हमारा कालबेलिया। देखिए जो कालबेलिया होता है ये एक ट्राइब्स का नाम है, समुदाय का नाम है, जो कि राजस्थान के जैसलमेर में मेनली पाए जाते हैं, ठीक है ना, वहाँ इनका पाया जाना होता है। तो ये लोग सांप वगैरह पालते हैं या उसका खेल भी दिखाते हैं। सांप सपेरे आप जानते हो ना, वही प्रजाति होती है ये, ठीक है। तो कालबेलियाओं की एक खास बात होती है कि ये ना सांप के बाइट मार्क से, आई मीन कि सांप के काटने के चिन्ह को देख के ये बता देंगे कि कौन से सांप ने काटा हुआ है, ये इनकी एक खास बात होती है, ठीक है। बाकी इनके पास स्नेक विनोम से ही, मतलब सांप के जहर से ही ये लोग औषधि भी बनाते हैं, सांप के काटने का मेडिसिन भी बनाते हैं, औषधि। तो सांप के काटने का जो मेडिसिन बनता है वो किससे बनता है आपका, वो स्नेक विनोम से ही बनता है, ठीक है ना, सांप के जहर से ही बनता है, ठीक है। और हमारे इंडिया में कौन कौन से जहरीले सांप होते हैं, जरा हम अपने इंडिया में जहरीले सांपों को लिस्ट बनाते हैं। तो जैसे कोबरा है, दुबोइया है, अफई है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ करैत। ये भारत में पाए जाने वाले 4 किस्म के जहरीले सांप है, कोबरा, दुबोइया, अफई और करैत, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये कि ये 4 जहरीले सांप हमारे भारत में पाए जाते हैं।
चलो आगे देखते हैं अब अगला पॉइंट। देखो कुछ पक्षी होते हैं, देखो पक्षी से रिलेटेड कुछ चर्चा करते हैं अब। बर्ड्स, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक तो जो पक्षी होते हैं ये अपने मूत्र को संचित नहीं कर सकते, कैन नॉट स्टोर यूरिन, ठीक है। दूसरी बात, इनमें सिंगल ओवरी होता है, एक अंडाशय होता है इनमें एक ही अंडाशय होता है, सिंगल ओवरी होता है, ठीक है। इसके बाद इनमें हॉलो बोन्स होते हैं, खोखली हड्डियां, इनकी जो हड्डियां होती है वो खोखली होती है। ये सब क्यों है? ताकि इनका वजन हल्का रहे और ये आसानी से उड़ सके, इनको उड़ने में मदद मिल पाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो पक्षी होते हैं ना, इनके बाह्य कान नहीं होते, नो एक्सटर्नल ईयर, इनके बाह्य कान नहीं होते, इनके बस छेद होते हैं सुनने के लिए, और वो भी इनके फैदर मतलब पंख से ढके हुए होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो बर्ड्स होते हैं इनकी जो आइज़ होती है वो फिक्स्ड होती है, मूव नहीं कर सकती, इनकी आइज़ मूव नहीं कर सकती, फिक्स होती है। तो ये इधर उधर देखने के लिए अपनी गर्दन को घुमाते हैं, ठीक है। और ये लोग ना, इनके आंखें जो होती है सर के दोनों तरफ होती है, तो ये एक बार में दो चीज़ों को फोकस कर सकते हैं, लेकिन ये जब सामने देखते हैं तो ये एक ही चीज़ को फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ पक्षी हैं जैसे आउल, आउल जो है वो बहुत ज़्यादा ही हद तक अपनी गर्दन को घुमाकर चारों तरफ चीज़ों को देख सकती हैं, ठीक है। वहीं अगर हम मैना की बात करें तो मैना अपने गर्दन को झटके से घुमाती है चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है ना। ये सभी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, जितना भी आपने अभी तक ये लिखा है ये सारा का सारा एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, जो ध्यान रखेंगे आप लोग, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलो जी, बर्ड्स के बाद अब अगला पॉइंट अपना आएगा स्लॉथ के बारे में। अब हम लोग स्लॉथ के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्लॉथ क्या होता है? ये दिखता तो भालू की तरह है बट भालू होता नहीं है ना, और ये पेड़ से उल्टा लटक के सोता है, पेड़ से उल्टा लटक के सोता है, और ख़ास बात कि 17-17 घंटे सोता है, बहुत ही आलसी जानवर है, ठीक है ना। पूरे 17-17 घंटे सोता है ये, ठीक है। इसका जो जीवन काल है वो लगभग 40 वर्ष का होता है, 40 वर्ष तक ये जीता है, और ये जब तक पेड़ को नहीं बदल लेता तब तक उसके सारे पत्ते नहीं खा लेता। मतलब कि जब कोई चारा नहीं बचता कि अब भाई खाने को कुछ नहीं बचा, चलो पत्ते ख़त्म हो गए, तो अब पेड़ बदल लेता है। तो अपने पूरे जीवन काल में ना ये मात्र 8 पेड़ ही बदल पाता है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा पेड़ नहीं बदल पाता ये। ज़्यादा से ज़्यादा जो पेड़ बदलता है अपने जीवन काल में, ये टोटल 8 पेड़ बदलता है, ठीक है। और ये सप्ताह में एक बार पेड़ के नीचे उतरता है, सप्ताह में बस एक बार इसका पेड़ से नीचे उतरना होता है, ओनली वंस इन अ वीक, अपने आप को रिलीफ पाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो भाई अब थोड़ा सा एनिमल्स के साउंड के बारे में जानते हैं। साउंड ऑफ एनिमल्स। देखो अगर ना एनिमल्स के साउंड की बात की जाए, जानवरों के अगर ध्वनि की बात की जाए, तो एनिमल्स ना डिफरेंट सिचुएशन के लिए डिफरेंट साउंड निकालते हैं, ठीक है। अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे कि 2004 में आप सभी जानते हो कि इंडियन ओशियन में 2004 में इंडियन ओशियन में सुनामी आया, ठीक है। 2004 में इंडियन ओशियन में सुनामी आया। तो इस सुनामी में जानवरों के आवाज़ की वजह से उनको पहले ही भांप मिल गया, मतलब जानवरों को पहले ही पता चल गया, मतलब वो भांप ले गए कि कुछ खतरा है, सुनामी आने वाला है। तो जानवरों की साउंड की वजह से, उनके आवाज़ की वजह से जो है, जो वहाँ के ट्राइब्स थे, जो वहाँ की जनजाति थी, ठीक है ना, वो पहचान गई कि खतरा है, और वो फिर किसी ना सेफ प्लेस पर चले गए।
कहाँ की बात है ये? अंडमान निकोबार की, ठीक है ना। ये अंडमान एंड निकोबार की बात है। तो वहाँ की जनजाति कुछ सेफ प्लेस पे चली गई और इस तरह से वो अपना जान बचा पाए, ठीक है। तो जानवरों को पहले ही भनक लग गई इस चीज़ की, ठीक है ना। यहाँ तक कि कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं, लाइक जैसे अगर वैज्ञानिकों की मानी जाए, अगर वैज्ञानिक की मानी जाए तो जैसे डॉल्फिन होता है, तो वो मानते हैं कि डॉल्फिन की पूरी अपनी एक भाषा होती है, ठीक है ना, कि अपने लैंग्वेज में ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। वैसे भी डॉल्फिन को मानव के बहुत करीब माना जाता है। इनके अंदर बिल्कुल हमारे तरह हंसने और रोने का, ठीक है ना, हंसने और रोने का पूरा क्षमता होता है। मतलब ये हमारी तरह बिल्कुल हंस सकते हैं और रो सकते हैं। ये इनकी एक खास बात होती है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट अब थोड़ा सा गिलहरी के बारे में है, स्क्विरल। देखो ऐसे ही बता देता हूँ, थोड़ा छोटा सा पार्ट है। तो गिलहरी के जो दांत होते हैं ना आगे वाले, वो जीवन काल में बढ़ते ही रहते हैं, ठीक है। तो गिलहरी क्या करती है कि चीज़ों को कुतरती है ताकि वो दांत के साइज को छोटा कर सके, ठीक है ना, दांत के लेंथ को छोटा कर सके। तो गिलहरी अपने तीत के लेंथ को कंट्रोल करने के लिए जीवन भर दांत को कुतरती रहती है, ठीक है। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट तथ्य हो जाता है। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। तो अगला पॉइंट अब झूम खेती के बारे में है, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। झूम खेती, इसको हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं, ठीक है। देखो झूम खेती क्या होता है, हमारे देश में, हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट एरिया में, खासकर मतलब कि मिज़ोरम की बात करें तो मिज़ोरम में इस तरह की खेती बहुत आम है। काफ़ी खेती की जाती है मिज़ोरम में इस तरह की। देश के और भी राज्यों में है, लेकिन बुक में आपके मिज़ोरम के बारे में खासकर इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इसको झूम खेती को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, यानी कि इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। अब इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये खेती की कैसे जाती है कि पेड़ों को काट कर गिरा देते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। इससे जो प्लॉट क्रिएट होता है, जो लैंड क्रिएट होता है, उस पर वो तब तक खेती करते हैं जब उसकी उर्वरकता बनी रहती है, और जैसे ही उसकी उर्वरकता खत्म होती है वो उसे छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। अब पेड़ों को गिराकर, काटकर और जलाकर खेती करते हैं, तो इसीलिए इसका एक और नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। भाई इसे कर्तन और दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसको कर्तन और दहन कृषि भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि ना जो भी लैंड प्लॉट तैयार होता है उसमें ना पूरा कम्युनिटी का राइट होता है, पूरा समुदाय का राइट होता है। तो इसके लिए ना ये लोग लॉटरी सिस्टम का यूज़ करते हैं, लॉटरी, कि कौन सा परिवार उस बनाए गए भूमि पर कृषि करेगा, ठीक है ना। जो भूमि जो क्रिएट हुआ, जो लैंड बना है, उस पर कौन सा परिवार खेती करेगा। तो इसके लिए ये लोग लॉटरी सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और एक ना टिन होता है, टिन। तो एक टिन बीज जितने भूमि में बोया जाता है उसको ये एक टिन कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही नाम दिया गया, मतलब टिन के ऊपर, समझ आई बात। तो ये चीज़ है। अच्छा, और मिजोरम में, अच्छा मेन जो इसमें स्टेपल फूड होता है, वैसे तो राइस होता है, मेनली इसमें चावल की खेती की जाती है। और मिजोरम के लोग एक विशेष प्रकार का डांस भी करते हैं फसलों की कटाई पर, जिसको चेराओ कहा जाता है। चेराओ एक स्पेशल प्रकार का नृत्य है, डांस है, जो फसलों की कटाई पर मिजोरम के लोगों के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। चेराओ नृत्य किससे रिलेटेड है, ठीक है, चेराओ। वहीं थोड़ा सा यहाँ पे झारखंड की भी बात कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, कि झारखंड के बारे में क्या दिया हुआ है। कि झारखंड के बारे में क्या की मैंने, देखो झारखंड में एक भाषा बोली जाती है कुड़ुक। आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर में, कुड़ुक झारखंड में बोले जाने वाली एक भाषा है। और कुड़ुक में तोरांग एक वर्ड होता है, तोरांग, ठीक है। और कुड़ुक में इस तोरांग का मतलब होता है जंगल,
फॉरेस्ट, ठीक है। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं, तोरांग कहते हैं। आया हुआ प्रश्न है ये, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब हम थोड़ा सा बिहू फेस्टिवल के बारे में जानते हैं। बिहू त्यौहार, ये एक त्यौहार भी होता है, डांस भी होता है, और ये मेनली किससे रिलेटेड है, असम से रिलेटेड है। ये असम से संबंधित है, असम स्टेट से। ये असम के माघ मतलब मेनली माघ महीने में बनाया जाता है। असामी कैलेंडर के अनुसार 10वां महीना होता है, ठीक है ना। ये असामी कैलेंडर के अनुसार 10th महीना होता है, जिसको माघ कहते हैं। तो इसीलिए इसे माघ बिहू के नाम से भी जाना जाता है। इसे माघ बिहू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक मतलब कि हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, फसलों की कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इट इज़ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल की कैटेगरी में आ जाता है ये, ठीक है। इसमें जो लड़कियां होती है वो एक भेला घर भी बनाती है। भेला घर मतलब फूस का घर बना होता है, जो चावल का जो पराली निकलता है उससे वो एक घर बनाते हैं, और उसी में उस दिन वो रहते भी हैं। रात को आग भी जलाया जाता है, ठीक है। तो इसी को आप माघ बिहू के नाम से जानते हो। इस तरह से ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। बिहू एक नृत्य भी होता है, ध्यान रखेंगे कि एक डांस का भी प्रकार होता है। ठीक है, चलो अब कुछ अदर पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि चील है, गिद्ध है और बाज है, ठीक है। काइट है, वल्चर है, ठीक है ना। ये सब, इन सब की जो देखने की क्षमता होती है ना, वो हमसे 4 गुना अधिक होती है, 4 गुना ज़्यादा। मतलब अगर हम 2 मीटर तक की चीज़ को देख सकते हैं, तो ये लोग 8 मीटर तक की चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है ना, है ना। तो इसलिए ना ये बहुत हाइट पे उड़ते हैं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर पाए अपने शिकार को पकड़ने के लिए, क्योंकि देखने की क्षमता तो वैसे ही बहुत दूर तक होती है, और जितना ज़्यादा हाइट पे उड़ेंगे तो उतना बड़े से बड़ा ये एरिया कवर कर पाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा कुछ और अदर पॉइंट्स है, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड, देखो उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। फूलों की घाटी ये उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है ना। और यहीं पे यूपी में एक जगह है कन्नौज, जिसको इत्र बनाने के लिए जाना जाता है। कन्नौज इज़ फेमस फॉर इत्र मेकिंग। कन्नौज को इत्र बनाने के लिए जाना जाता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। वाई कन्नौज इज़ फेमस फॉर इत्र मेकिंग के लिए। वही कुछ फूलों का उपयोग खाने के लिए भी किया जाता है, जैसे कचनार। कचनार के जो फूल की सब्जी होती है ये यूपी में खाई जाती है। इसके बाद जो सहजन होता है, ड्रम स्टिक, सहजन के फूल की सब्जी महाराष्ट्र में खाई जाती है, ठीक है ना। सहजन के फूल की सब्जी महाराष्ट्र में खाई जाती है, ठीक है। चलो अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है ऊंधिया। अब थोड़ा सा ऊंधिया की बात करते हैं। देखो ऊंधिया का मतलब ही होता है उल्टा, अपसाइड डाउन। ऊंधिया का मतलब ही उल्टा होता है। ये गुजरात में बनाई जाने वाली एक डिश है, ठीक है ना। इस डिश को कैसे बनाते हैं? इस डिश को पहले तो मटके में बनाते हैं। मटके में बहुत सारी सब्जियां काट देते हैं, ठीक है, उसको ढक के, और मटके को आग पे उल्टा रख देते हैं, और इस तरह से सब्जी को पकाते हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? ऊंधिया पड़ा है, और खेतों में ही ये बनाया जाता है। फिर इसको जो है मेनली बाजरा की रोटी और बटर मिल्क के साथ खाया जाता है।
यानी कि लस्सी के साथ इसको खाया जाता है। तो इस तरह से ऊंधिया एक डिश का नाम है, गुजरात से संबंधित है ये डिश जो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं अब स्टमक के बारे में। अमाशय, स्टमक अमाशय। देखो हमारे अमाशय का जो टेम्परेचर होता है वो आपका 30 डिग्री सेल्सियस होता है। दिस इज, ये दिया हुआ है बुक के अंदर, और कि हमारे स्टमक का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस होता है। और हमारे स्टमक में जो एसिड पाया जाता है उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे स्टमक के अंदर में पाए जाने वाला एक अम्ल है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, एसिड, ये हमारे फूड में अगर कुछ सूक्ष्म जीव चले जाए तो उनको अमाशय में नष्ट करने का काम करता है, स्टमक में उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अब अगला पॉइंट है पोचमपल्ली के बारे में। ये एक जगह है पोचमपल्ली। देखो ये जो पोचमपल्ली है ये आंध्र प्रदेश में एक जगह है, ठीक है। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश के अंदर एक जगह है, और जो पोचमपल्ली है ये वेवर्स के लिए जाना जाता है, बुनकरों के लिए। इट इज़ फेमस फॉर वेवर्स, इसको बुनकरों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बुनाई का काम ज़्यादा होता है पोचमपल्ली के अंदर, इसलिए ये फेमस है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट अब जानते हैं काला हांडी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है काला हांडी। देखो ये काला हांडी उड़ीसा में जगह है, ठीक है। काला हांडी कहाँ पड़ता है, उड़ीसा के अंदर में पड़ता है, ठीक है। काला हांडी के जो किसान हैं वो मेनली चावल की खेती करते हैं, राइस का कल्टीवेशन करते हैं, चावल की खेती। ये इवन दूसरे स्टेट्स को एक्सपोर्ट भी करते हैं, अदर राज्यों को ये निर्यात भी करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इन सब के बावजूद जो यहाँ के किसान हैं दे आर पुअर, ठीक है ना। ये कहानी दी हुई है कि इन सब के बावजूद भी जो काला हांडी के किसान हैं वे गरीब है, पुअर है, ठीक है। ठीक है, तो ये काला हांडी के बारे में पॉइंट से जो ध्यान रखेंगे आप लोग। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, काला हांडी से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा सा इंडिया के मैप के बारे में जानते हैं। मैप से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं आपको थोड़ा सा मैप ऑफ इंडिया भी समझा दूं। अब हम डिस्कस करेंगे भारत का मानचित्र, ठीक है। देखो पहली बात तो अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो भारत में अभी आज के टाइम पे 28 राज्य हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है, आ चुका है क्वेश्चन। 28 राज्य हैं और टोटल 8 यूटीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश कौन से होते हैं, जिन पे सीधा केंद्र का शासन होता है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जिसपे सीधा केंद्र का शासन होता है। तो अभी 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या क्या पूछा जाता है। जैसे पहले हम अपने इंडिया के तटीय राज्यों की बात करते हैं, तटीय राज्यों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो एक तो मैं ये बता दूं कि आपको ना मैप की प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ये भी पूछते हैं कि कौन सा स्टेट किस स्टेट से किस डायरेक्शन में है। जैसे पूछा हुआ है कि बिहार से गोवा किस डायरेक्शन में है, जम्मू कश्मीर बिहार से किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मैप की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, मैप पे भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो आप जानते हो कि इंडिया के इस साइड में अरेबियन सी पड़ता है, अरब सागर पड़ता है, और इधर आओगे तो ये आपका पड़ जाता है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी पड़ जाता है, ठीक है ना। तो देखो भारत में ऐसे टोटल 9 स्टेट्स हैं जिनके पास कोस्टल लाइन है, जिनके पास तटीय रेखा है, ऐसे टोटल 9 राज्य हैं। तो कौन कौन से हो गए यहाँ पर, ये पहले तो हो गया गुजरात,
ठीक है। गुजरात के नीचे आओगे तो यहाँ पे ये महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के नीचे आओगे छोटा सा गोवा, गोवा के नीचे आओगे तो यहाँ पे कर्नाटक, और कर्नाटक के नीचे इधर आओगे तो केरल, ठीक है। तो देखो कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, 1 2 3 4 5 ऐसे 5 स्टेट्स हैं, ऐसे 5 राज्य हैं, ठीक है, जिनका कोस्टल लाइन किससे लगता है? अरेबियन सी से लगता है, अरब सागर से लगता है, ठीक है। वहीं आप इधर आओगे तो इधर आपका हो गया वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के नीचे यहाँ पे पड़ता है उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे इधर हो गया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के नीचे इधर हो गया तमिलनाडु, तमिलनाडु। तो आपके ये 4 ऐसे स्टेट है जो बे ऑफ बंगाल से लगते हैं, जो बंगाल की खाड़ी से लगते हैं, ठीक है। तो टोटल 9 ऐसे स्टेट्स हो जाते हैं जिनके पास कोस्टल लाइन है इंडिया के अंदर में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन जानते हैं आगे के। तो अब गंगा नदी का जानते हैं किस किस स्टेट से बहती है। गंगा रिवर के बारे में पूछा जाता है कि किस किस राज्यों से बहती है। देखो गंगा का जो ओरिजिन है वो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के गंगोत्री से भगीरथी के रूप में निकलती है, और जब इसमें देव प्रयाग नाम की एक धारा और मिल जाती है तो इसका नाम गंगा पड़ जाता है। तो यूके के बाद ये यूपी में एंटर करती है, यूपी के बाद ये बिहार में एंटर करती है, थोड़ा सा गंगा झारखंड को भी टच करती है, और उसके बाद फिर ये वेस्ट बंगाल में चली जाती है, वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश सीधा। तो अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो हमारे देश के इन राज्यों से गंगा होकर बहती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ये वो स्टेट्स हैं, ठीक है। चलो गंगा के बाद अब थोड़ा सा माउंटेन रेंज जानते हैं इंडिया के, ठीक है ना। देखो जो नॉर्थ में इंडिया का जो सबसे उत्तर में माउंटेन रेंज है, ये हमने इंडिया का साउथ का पार्ट बना दिया, तो उत्तर में आपका क्या पड़ जाता है? सबसे हिमालय पड़ जाता है, ठीक है ना। सबसे उत्तर में हिमालय हो गया। फिर आप यहाँ देखोगे कि गुजरात से दिल्ली तक ये अरावली की पहाड़ियाँ हो जाती है, ये अरावली की पहाड़ियाँ हो जाती है। वहीं अगर आप यहाँ पे अरेबियन सी के पैरेलल देखोगे, अरब सागर के समानांतर देखोगे, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाता है? ये हो जाता है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, ये आपका पश्चिमी घाट हो गया। वहीं अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आपका ईस्टर्न घाट हो जाता है, पूर्वी घाट, जो कि बे ऑफ बंगाल के पैरेलल है, ठीक है ना। ये हो गया ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट, ठीक है। और ये यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं जो इन दोनों को जोड़ने का काम करती है, नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और बीच में आप यहाँ पे देखोगे ये विंध्या और सतपुरा की पहाड़ियाँ हैं, ऊपर हो गया आपका विंध्या और नीचे हो गया सतपुरा। तो ये कुछ हिल्स हैं इंडिया के, ठीक है ना, जो आपको ध्यान रखने चाहिए, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे। तो आई होप कि अभी तक आपको मैंने जो कुछ भी बताया है ये सारा का सारा अच्छे से समझ आया होगा। चलो आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। अब थोड़ा सा अगला जो पॉइंट है, अब थोड़ा अर्थवॉर्म के बारे में जानते हैं। केचुए के बारे में अब चर्चा करते हैं थोड़ा। देखो केचुआ जो होता है इसको किसानों का मित्र माना जाता है ना, फ्रेंड माना जाता है। तो केचुए को क्यों पाला जाता है? देखो इसके पालन को, पहली बात तो हम इसके पालन की बात करें, केचुए के रेयरिंग की बात करें, तो जो केचुए का पालन है ये वर्मी कल्चर कहलाता है। वर्मी कल्चर केचुए का पालन है। इसको पाला क्यों जाता है?
इसको पाला जाता है वर्मी कंपोस्ट के लिए, इससे हमें खाद मिलता है, एक प्रकार का कंपोस्ट मिलता है, इसको आप वर्मी कंपोस्ट कहते हो, ठीक है। और केचुआ जो है सो मिट्टियों से होकर गुजरता है, तो एक प्लफिंग भी करता है, एयरेशन भी करता है मिट्टी का, ठीक है, इसलिए इसको किसानों का एक अच्छा फ्रेंड माना गया है। तो ये अर्थवर्म से रिलेटेड कुछ पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अब यूएई के बारे में, अब बुक में यूएई के बारे में दिया, इसके बारे में जानते हैं। देखो यूएई क्या है, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यूएई की जो राजधानी है, अगर यूएई की कैपिटल की बात की जाए तो इसका कैपिटल आपका है अबू धाबी, अबू धाबी इसकी राजधानी है, ठीक है। यूएई के अगर हम करेंसी की बात करें कि यहाँ पे जो करेंसी चलता है वो क्या है, तो यूएई की जो करेंसी है वो है दिरहम, दिरहम यहाँ की करेंसी है, ठीक है ना, दिरहम यहाँ पे करेंसी चलता है। और यूएई के अंदर जो है डेट ट्रीज़ वगैरह पाए जाते हैं, खजूर के पेड़ वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी यूएई में क्या है कि पेट्रोलियम, इसको पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अब पेट्रोलियम क्या होता है भाई, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल होता है, कच्चा गाढ़ा कच्चा तेल होता है, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल होता है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। पेट्रोलियम के रिफाइनिंग से इसको रिफाइनिंग करते हैं, इसका प्रशोधन करते हैं, तो इसके रिफाइनिंग से डिफरेंट चीज़ें बनती है, जैसे पेट्रोल बनता है, ठीक है, जैसे कि डीजल बनता है, ठीक है, जैसे कि वैक्स बनता है, ठीक है, ये सब इसके रिफाइनिंग से बनता है। कैरोसिन बनता है, मिट्टी का तेल। तो जब आप इसको रिफाइन करते हो तो आपको पेट्रोलियम के रिफाइनिंग से ये चीज़ें मिलती है, ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग से, ओके। और इसी में एक एलपीजी भी होता है, गैस। तो एलपीजी क्या होता है, एलपीजी आपका होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना, ये एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। तो एलपीजी भी एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा बछेंद्री पाल के बारे में अब जानते हैं। तो यूएई के बाद जो अपना अगला पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू बछेंद्री पाल। देखो बछेंद्री पाल जो है एक माउंटेनियर हैं, ठीक है, पर्वतारोही हैं, पर्वत चढ़ती हैं, ठीक है। और जब बछेंद्री पाल की बात की जाए तो इन्होंने अपनी जो ट्रेनिंग है, इन्होंने अपनी ट्रेनिंग उत्तरकाशी से ली, उत्तराखंड में पड़ता है उत्तरकाशी, और इंस्टीट्यूट का नाम है जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, यहाँ से इन्होंने अपना ट्रेनिंग लिया, ठीक है। तो 23 मई 1984 को इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के ऊपर अपना कदम रखा, ठीक है। तो बछेंद्री पाल की खास बात रही कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने वाली ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है, पहली भारतीय महिला है, ठीक है, एंड 5th इन दी वर्ल्ड, और वर्ल्ड में फिफ्थ पे आती है, 5वें नंबर पर आती है, एंड 5th इन दी वर्ल्ड। तो अगर पूरे विश्व में बात की जाए, पूरे वर्ल्ड में बात की जाए, तो पूरे वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट पे कदम रखने वाली 5वीं महिला हो जाती हैं, जबकि पहली भारतीय महिला हो जाती है, ठीक है। और जो माउंट एवरेस्ट की बात करें तो थोड़ा इसके बारे में भी आपके लिए जानना जरूरी है। माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है, जो कि नेपाल में पड़ता है, नेपाल। और नेपाल को माउंट एवरेस्ट में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ये इसका नाम है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल के अंदर सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो हाइट है वो 8,850 मीटर है। दिस इज़ द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। वैसे आपकी बुक में जो हाइट है वो लगभग
8900 मीटर दिया हुआ है, बट कोई नहीं, आप एग्जैक्ट भी याद रख सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट भी आप इसे ध्यान रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, तो आई होप कि आपको ये सारा का सारा पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा, और बेहद इंपॉर्टेंट सारे के सारे पॉइंट्स है, जरूर इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और पहले भी आए हुए हैं, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से कवर करें, ठीक है। मिलते हैं फिर कुछ और अच्छे टॉपिक्स के साथ अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, ठीक है। धन्यवाद, गुड बाय।